Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So HPSET 2024 पेपर 1 के फाइनल रिवीजन के लिए फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं, जिसमें से गारंटेड एज इट इज क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ बाद में हम एक्सप्लेनेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी साथ में ही क्लियर हो जाएं। तो आप सभी स्टूडेंट्स पूरी ईमानदारी से इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, एंड जो भी आपका स्कोर होगा वो भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इज व्हाट। सो देखिए, यहाँ पर यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी गई है। आईसीटी यूनिट से ये क्वेश्चन है, एंड आप सभी स्टूडेंट्स ने ये इस तरीके के लिंक्स जरूर देखे भी होंगे, कभी ना कभी अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ भी शेयर जरूर किए होंगे। तो टेक्निकल लैंग्वेज में इस लिंक को यूआरएल कहा जाता है। ओके, सो एग्जाम में यूआरएल की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, जो कि होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, तो जो भी रिसोर्स है उसको लोकेट करने के लिए जो लिंक बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यहाँ पर इसके फुल फॉर्म में या इसके एक एग्जाम्पल में आपको HTTP लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इससे रिलेटेड फुल फॉर्म्स भी एग्जाम में आती हैं। अगला सवाल है, अ डिडक्टिव थ्योरी इज वन दैट अलाउज इन्वॉल्व्स यूजेस व्हाट। सो देखिए, सिंपल सी चीज है कि आपसे निगमनात्मक सिद्धांत के बारे में पूछा है। ठीक है, सो अ थ्योरी टू अमर्ज आउट ऑफ द डेटा, यानी कि किसी डेटा में से जो थ्योरी डेवलप की जाए उसको डिडक्टिव थ्योरी बोला जाता है। नहीं, टेस्टिंग एंड एक्सप्लिसिटली हाइपोथेसिस डिफाइंड, यानी कि जो परिकल्पना ऑलरेडी हमने डिफाइन की हुई है उसको टेस्ट करना, उसकी जांच करना। थर्ड ऑप्शन है, फॉर फाइंडिंग टू फीडबैक इनटू द स्टॉक ऑफ नॉलेज, यानी कि जो भी हमारे पास स्टॉक है, नॉलेज का, ज्ञान का भंडार है, उसमें से किसी चीज के फीडबैक को फाइंड आउट करना। अगला है क्वालिटेटिव मेथड व्हेन एवर इज पॉसिबल। सो ये क्वालिटेटिव मेथड है, ऐसा बोला गया है। सो देखिए, हम लोगों ने डिडक्टिव और इंडक्टिव को डिटेल में पढ़ा था। पहले आती है इंडक्टिव थ्योरी, जिसमें कि हम थ्योरी को डेवलप करते हैं। इसमें हम थ्योरी को डेवलप करते हैं, एंड जो भी थ्योरी डेवलप की हुई होती है, जो भी नॉलेज हमने इंडक्टिव से इकट्ठा किया होता है, उसको टेस्ट करने की जब बारी आती है तो हम जाते हैं डिडक्टिव थ्योरी की ओर। सो एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड इसके लिए स्टूडेंट्स मैं एक कंप्लीट कोर्स लेकर आई हूं, जो कि एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पर आपको हम एक न्यू बैच भी दे रहे हैं, जो कि 8 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच में लिमिटेड पीरियड के लिए स्टूडेंट्स 50% ऑफ में दे रही हूँ, ताकि हर स्टूडेंट अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। अब क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम बाकी है, तो आप लोगों को आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ मॉक टेस्ट भी जरूर अटेम्प्ट करने हैं। साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक भी है, जिसके बाहर से बिल्कुल भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है, एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जब आप कंटेंट पर क्लिक करोगे तो एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको मॉक टेस्ट, पीडीएफ फाइल्स एंड कुछ वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम के लिए काफी है। एंड यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप लोग ये मॉक टेस्ट दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इनको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। एंड कोई भी डाउट्स हैं तो आप गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सो गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है हमें। रिसर्च, गुड रिसर्च इज लॉजिकल। इसमें कहा है कि अच्छा शोध तार्किक होता है। अब देखिए, आपने शुरू से ही हमने पढ़ा है कि रिसर्च बोलता है कि आप कितना लॉजिकली सोच सकते हो, कितना एक्टिवली सोच सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको ढूंढनी है। गुड रिसर्च इज एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन से जुड़ा हुआ है और एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है। एक अच्छा रिसर्च तभी होता है जब हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस दोनों को मिलाकर काम करें। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। गुड रिसर्च इज रेप्लीकेबल, यानी कि अनुकरणीय होता है एक अच्छा रिसर्च, और इसमें बोला है इरेप्लीकेबल। रेप्लीकेबल होता है, थोड़ा सा हम ये बोल सकते हैं कि वैल्यूज अगर हमें एक ही टेस्ट को 2 बार करना पड़ जाए, रेप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। सो करेक्ट आंसर है इरेप्लीकेबल, यानी कि नॉट करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ओके, सो इस क्वेश्चन में देखिए पूछा है आईएफएससी इज 11 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड। आईएफएससी कोड आप लोगों ने बैंक में ट्रांजैक्शन की है, ठीक है, वहां पर आईएफएससी कोड मांगा जाता है। इसमें बोला है कि 11 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है कि इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं एंड इसमें नंबर्स भी होते हैं। ओके, सो ये है अल्फा न्यूमेरिक कोड। दूसरा है एमआईसीआर, एक 9 डिजिट न्यूमेरिक कोड होता है। एमआईसीआर जो है आपने बैंक्स में कभी चेक देखे होंगे, तो उसमें ये टर्म को यूज किया जाता है। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। पहले देखिए दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, ठीक है। आईएफएससी में 11 कैरेक्टर है, एमआईसीआर में 9 कैरेक्टर है। आईएफएससी की फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, एग्जाम में आ सकता है। एमआईसीआर की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों सही हैं। लेकिन अगर दोनों आपको ऑप्शंस में दिखेंगे तो रिकॉग्निशन पे जाइएगा। ओके, अब देखिए ये है एमआईसीआर। इस तरीके से जो कोड लिखा होता है नीचे, ये एमआईसीआर होता है। और आईएफएससी कोड चेक में यहाँ पर भी लिखा होता है और आपकी पासबुक में भी लिखा हुआ होता है। ओके, आगे है दी नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम प्रोवाइड स्कॉलरशिप फॉर 1000 ब्रिलियंट साइंस स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच नंबर ऑफ एससी एंड एसटी कैटेगरीज आर व्हाट। सो देखिए 1000 ब्रिलियंट साइंस स्टूडेंट्स को एक स्कॉलरशिप मिली थी, जिसमें कि एससी और एसटी कितने स्टूडेंट्स से ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी, ये रैंडम क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में एक दो पूछे जाते हैं। सो इसमें करेक्ट आंसर है 150 एससी स्टूडेंट्स थे और 75 एसटी स्टूडेंट्स थे, बाकी के जनरल स्टूडेंट्स थे। अब लेटेस्ट डेटा की अगर बात करें, ये देखिए जैसे 2022 का सवाल है, तो ये आई थिंक 2021 का डेटा है। लेटेस्ट डेटा में टोटल 2000 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया था, ठीक है, जिसमें से कि 15% स्कॉलरशिप एससी कैटेगरी की थी, ठीक है, 7.5 एसटी कैटेगरी की थी, 27% बैकवर्ड क्लासेस की, 4% जो है वो बाकी के डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व किया गया था। Next is in a lecture session, if the teacher is not able to answer a question of a student, what should be the appropriate action of the teacher? अब देखिए आप मुझसे कुछ सवाल मान लीजिए पूछ रहे हो, मैं उसका आंसर नहीं दे पाई। ऐसे में एक अप्रोप्रिएट आंसर मेरा क्या होना चाहिए? मैं ये तो नहीं बोलूंगी आपको कि मैंने बताया था छोड़ दो ये वो, ऐसे नहीं बोलेंगे। इसमें वही पूछा है कि एज अ टीचर आपको अप्रोप्रिएट आंसर क्या देना चाहिए। He or she should say that he she will often an answer after consultation, कि वो किसी से डिस्कस करने के बाद आपको आंसर बताएंगे। रिब्यूक द स्टूडेंट फॉर डिस्टर्बिंग द क्लास, किसी बच्चे को डांट देना कि आपने क्लास के बीच में सवाल क्यों पूछा, डिस्टर्ब क्यों किया। इमीडिएटली डिस्करेज द स्टूडेंट बाय सेइंग दैट द क्वेश्चन इज रॉन्ग, एकदम से बच्चे को बोल देना कि आप सवाल ही गलत पूछ रहे हो। अपॉलजीज फॉर हिज और हर इग्नोरेंस, अपनी अज्ञानता के लिए उनसे माफी मांग लेना कि भाई माफ कर दो, मुझे इसका आंसर नहीं आता। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? यही होगा कि आप एज अ टीचर बच्चों को ये बोल सकते हो कि अभी मुझे ये कॉन्सेप्ट या ये क्वेश्चन का क्लियर आंसर नहीं पता, मैं डिस्कस करके या चेक करके आप लोगों को बाद में बता दूंगी। तो ये एक बेस्ट आंसर होता है एज अ टीचर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज कंसर्न्ड विद व्हाट। सो देखिए एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट यूनिट से पूछा गया है। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए बनाया गया था? बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग या फिर ओजोन लेयर। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर से रिलेटेड होता है। ओके, वैसे ही अगर आप ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो इन दोनों के लिए बनाया गया है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। एंड होमवर्क दे रही हूँ आप लोगों को कि बताइए बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बनाया गया है, कौन सा नियम बनाया गया है। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में जरूर आते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको जितने भी एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स मैंने पढ़ाए हैं उनको पढ़ लीजिए। नहीं अगर अभी तक वो वीडियोस मिली हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर सारे सेशंस अवेलेबल हैं।
अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। सो देखिए इस क्वेश्चन में जहां पर क्वेश्चन मार्क बना है वहां पर कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको ढूंढना है, एंड आपके रेफरेंस के लिए ये वैल्यूज दी गई हैं। तो अब देखिए जो गिवन वैल्यूज होती है ना, उनके बीच में आपको रिलेशनशिप ढूंढना होता है। अब 16 और 25 के बीच में क्या रिलेशन है कि इनमें 9 का डिफरेंस होता है। वैसे ही आपको क्या करना है, 4 और 1 के बीच में फिर रिलेशनशिप ढूंढना है। तो क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में, 3 का डिफरेंस आता है। सो करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the National Curriculum Framework 2005 emphasis on what? So NCF जो था 2005 वो किस चीज पर फोकस रखता था? लर्निंग बाय रोट मेथड यानी कि बच्चों को रट्टा मारना सिखाया जाता था। मेकिंग एग्जामिनेशंस टफ एंड थ्रेटनिंग यानी कि डरावना, खतरनाक और मुश्किल पेपर सेट करना। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड नॉन थ्रेटनिंग यानी कि इजी पेपर बनाना जिसको बच्चे अटेम्प्ट कर सकें और डरावना ना हो, वो खतरनाक ना हो। डिस्कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ठीक है, कि लाइफ जो है स्कूल से बाहर भी है, उस चीज का डिस्कनेक्शन यहाँ पर बताना। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है कि बच्चों के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में ये बोला गया था कि एग्जाम ऐसा हो कि लगभग हर बच्चा एटलीस्ट पास तो हो, कि किसी ने थोड़ा भी पढ़ा हो तो वो पास होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डरावना या खतरनाक पेपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट इंक्लूड चिल्ड्रंस इंटरेस्ट इन लर्निंग एंड फीलिंग वैल्यूड एंड हियर्ड। एनसीएफ 2005 में यही बोला है कि एज अ टीचर आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक बच्चे का पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट बढ़े, कि वो ऐसा ना समझे कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है क्लास में, आपको हर बच्चे की बात सुननी है। स्कूल एंड करिकुलम मस्ट क्रिएट अ फ्रेंडली क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड मेक द स्टूडेंट्स फील सेफ एंड अप्रिशिएटेड। यानी कि हर बच्चा अगर कुछ गलत भी बोल रहा है तो उनको डांटना नहीं है, प्यार से समझाना है। और स्टूडेंट्स के फिजिकल, मेंटल एंड सोशल ग्रोथ, इन तीनों क्राइटेरिया, इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है। ये सब एनसीएफ में कहा गया था। आई होप स्टूडेंट्स ये सेशन आपको पसंद आ रहे हैं। अभी तक के क्वेश्चंस में अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, एंड अगर चाहते हो कि कंटिन्यू करूं सेशन या आपकी कोई और पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है, कमेंट करके बता दीजिए, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। In our present society where values are deteriorating, the excellent education will be the one that, इसमें कहा है कि हमारे समाज में आपको पता है जहाँ पर मूल्यों को हाथ से हो रहा है, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यूज है उन पर अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनको मजाक के तौर पर रखा जा रहा है। तो ऐसे में एक्सीलेंट एजुकेशन वही होगी, कौन सी होगी एक्सीलेंट एजुकेशन, जो समाज में प्रतिस्पर्धा को बढ़ा देती है, कंपटीशन को बढ़ा देती है। वर्क्स फॉर री-एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन एंड कल्चरल वैल्यू यानी कि मानवीय और सांस्कृतिक मूल्यों को जो बढ़ावा देती है। अनेबल्स वन टू अर्न इन एन इजी मैनर, किसी को आसानी से सीखने में मदद करती है। या फिर समाज में सामाजिक परिवर्तन को धीमा कर देता है। सो करेक्ट आंसर बहुत आसान है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, जो कि ह्यूमन और कल्चरल वैल्यूज को भी एस्टैब्लिश करने में मदद करे। ऐसी एजुकेशन अगर स्कूल्स में दी जाएगी तो उसको एक्सीलेंट एजुकेशन माना जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी और बॉडीज आर प्रेजेंट एट प्रेजेंट इन्वॉल्व इन एक्रीडिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। ये क्वेश्चन अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था लाइव क्लास में। सो एक्रीडिएशन देने के लिए कौन कौन सी अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कौन कौन सी बॉडीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। एक तो नैक होती है, NAAC, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं, बीटेक और ये सब, उनके क्रेडिट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और यूजीसी भी हमने पढ़ा था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 3। अगला सवाल है आईसीटी से रिलेटेड, एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांजिट प्रोग्राम या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो देखिए कभी भी अगर आईसीटी में ऐसी फुल फॉर्म्स पूछी जा रही है और लास्ट में पी होगा तो डायरेक्टली आप प्रोटोकॉल समझ लीजिए। तो ये प्रोग्राम वाले तो गलत हो जाएंगे, प्रोटोकॉल वाला आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी क्या करता है, अगर इंटरनेट के थ्रू हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई भी मैसेज भेज रहे हैं, कोई भी फाइल भेज रहे हैं, कोई भी सॉन्ग वीडियो भेज रहे हैं, तो वो फाइल्स को ट्रांसफर करने का जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एफटीपी करता है।
द फुल फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर डीएनए इज व्हाट? सो डीएनए तो देखो साइंस में टर्म आती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर न्यूज़पेपर के डीएनए की बात की गई है। सो ये है डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस, दैनिक समाचार और उसका विश्लेषण। अगला सवाल है द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ISSN इज व्हाट? सो टोटल कितने डिजिट्स ISSN में होते हैं? इसमें होते हैं टोटल 8 डिजिट। ये देखिए ISSN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ठीक है? ये 8 डिजिट सीरियल नंबर होता है जो कि किसी भी सीरियल पब्लिकेशन को मैगजीन, किसी भी मैगजीन में, देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ, कोई भी मैगज़ीन अगर आप देखते हो, हर एक मैगज़ीन में 8 डिजिट का एक सीरियल नंबर होता है, जो कि उस मैगज़ीन को यूनिकली आइडेंटिफ़ाई करने में मदद करता है, जिसको ISSN कहा जाता है। ये देखिए कोई भी मैगज़ीन है, कोई भी बुक है, यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखेगा ISSN। अभी भी कोई बुक अगर आपके पास है, उसमें चेक कीजिए, ये ज़रूर आपको मिलेगा ही। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस एजुकेशन प्रमोशन ऑफ द कंट्री? कौन सा इनमें से जरूरी नहीं है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, NRCVE एंड जनशाला। ठीक है, ये दोनों आपके ओपन एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। रेडियो भी डिस्टेंस एजुकेशन के लिए है, ज्ञान दर्शन भी है, एकलव्य भी है, लेकिन ये दोनों नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल फॉर मैन बिकॉज, कार्बन मोनोऑक्साइड किसी के लिए हानिकारक क्यों होती है? क्या ये किडनी खराब करती है, हमारे बॉडी का पीएच लेवल बदल देती है? इट कम्पीट्स विद ऑक्सीजन इन ब्लड, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उससे ये कम्पीट करती है, या फिर इट इज कार्किनोजेनिक, यानी कि कैंसरकारी ये होता है। सो करेक्ट आंसर है कि ये हमारी बॉडी के ब्लड से जो जुड़ी हुई चीजें होती है उसको नुकसान पहुंचाती है। अगला है हिकीज बंगाल गैजेट इज ऑल्सो नोन एज, सो ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इट इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कैलकटा जनरल एडवर्टाइजर, ठीक है? ये क्या है? इनको हम जेम्स ऑगस्टस हिकी है इनका पूरा नाम, जो कि बंगाल से थे। ये आपके इंडियन फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल है ऑल साइंटिस्ट वर्किंग इन अमेरिका आर टैलेंटेड। देखो अमेरिका में इसमें बोला है कि जितने भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो टैलेंटेड हैं, यानी कि ये ऑल मतलब ए वाली स्टेटमेंट है। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में हमने ये पढ़ा है। अगला है सम इंडियन साइंटिस्ट आर इन अमेरिका। सम, सम का मतलब क्या होता है? आई, सम इंडियन साइंटिस्ट आर वर्किंग इन अमेरिका, तो हमें इनका निष्कर्ष ढूंढना है। नन ऑफ दी, ये देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ये साइंटिस्ट है, जितने भी साइंटिस्ट हैं, ऑल साइंटिस्ट वर्किंग इन अमेरिका आर टैलेंटेड, ठीक है, जितने भी साइंटिस्ट अमेरिका में काम कर रहे हैं वो सब क्या हैं? वो टैलेंटेड हैं। सम इंडियन साइंटिस्ट आर वर्किंग इन अमेरिका, सो ये इंडियन साइंटिस्ट है, जिसमें से सिर्फ इतने से साइंटिस्ट हैं जो कि अमेरिका में काम करते हैं। ठीक है, अब आपको वेन डायग्राम बनाना आ गया, अब इसके बेस पे हम आंसर ढूंढेंगे। सो देखिए नन ऑफ द इंडियन साइंटिस्ट इज टैलेंटेड। अब इसमें बोला था कि अमेरिकन साइंटिस्ट जो है वो टैलेंटेड भी होते हैं, अब कुछ तो यहाँ पर काम कर रहे हैं ना अमेरिका में, तो इसका मतलब है कि इसमें नन बोला है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इंडियन साइंटिस्ट भी टैलेंटेड होते हैं। सम टैलेंटेड इंडियन साइंटिस्ट ये टैलेंटेड वाले हैं। हैव माइग्रेटेड टू अमेरिका, बिल्कुल सही है, हमने अभी इसमें बनाया तो ये स्टेटमेंट सही होगी। ऑल टैलेंटेड साइंटिस्ट आर इंडियन, जितने भी टैलेंटेड साइंटिस्ट हैं वो सब इंडियन है। ये थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको फिर देखते हैं। अगला है सम इंडियन साइंटिस्ट आर टैलेंटेड, सम इंडियन साइंटिस्ट आर टैलेंटेड, बिल्कुल सही। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सम इंडियन साइंटिस्ट आर टैलेंटेड, ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि ऑल इंडियन साइंटिस्ट आर टैलेंटेड, यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसको डिक्लेयर किया है। सो करेक्ट आंसर है 2 एंड 3। सो ऐसे वेन डायग्राम को 2 4 5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग उसके बाद इजीली आंसर्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है?
अगला सवाल है द टाइप ऑफ स्टडी विच इज लूजली स्ट्रक्चर्ड एंड डिजाइन टू एक्सपैंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक एंड प्रोवाइड इंसाइट इज। वो कौन सा ऐसी स्टडी है जिसके जो वेरिएबल्स हैं या नॉलेज है वो लूजली स्ट्रक्चर्ड है, एक दूसरे से बहुत डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी समझ को ये बढ़ावा देने में मदद करते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं एक्सप्लोरेटरी, यानी कि खोजपूर्ण रिसर्च ये होती है। अगला सवाल है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2c, इसको आप ऐसे लिख लीजिए a प्लस बी इक्वल्स टू 2c। अगला है c प्लस डी इक्वल्स टू 2a। तो हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 2c प्लस 2a, राइट। अब देखिए यहाँ पर सी भी है, ए भी है, यहाँ पर भी सी और ए है। जब हम इनको उस तरफ लेकर चले जाएंगे तो यहाँ पर बाकी रह जाएगा बी प्लस डी, 2c माइनस सी प्लस 2a माइनस ए। ओके, बेसिक मैथ्स है। सो बी प्लस डी इक्वल्स टू सी प्लस ए। तो आंसर क्या आ गया? बी प्लस डी इक्वल्स टू सी प्लस ए। तो ऑप्शन नंबर 1 है सही आंसर। ठीक है, समझ गए? इन सम लैंग्वेज, एग्जाम को हम ये बोलते हैं, सेम लैंग्वेज में रिजल्ट को क्या कोड दिया जाएगा। सो इसके लिए डायरेक्ट रूल बताती हूँ। देखो एग्जाम में ई में अगर एक जोड़ेंगे तो एफ आ गया, एक्स में एक जोड़ेंगे वाई आ गया, ए में एक जोड़ेंगे बी आ गया, एम में एक जोड़ेंगे एन आ गया। तो एग्जाम में एक एक नंबर जोड़कर एक एक अल्फाबेट आगे जा करके ये टर्म बनती है। तो सेम पैटर्न रिजल्ट में फॉलो होगा। आर में अगर एक जोड़ेंगे तो एस आ जाएगा और यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, सो कुछ सेंटर्स यहाँ पर दिए गए हैं, उनके आपको बताना है कि कहाँ पे वो हैं। एप्लीकेशन सेंटर स्पेस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। सो डायरेक्टली आंसर पर जाते हैं। इस चीज का देखिए, पेट्रोलियम वाला बहुत फेमस था कि ये देहरादून में है। यहाँ पर कुछ इंसिडेंट भी हुआ था जिसकी वजह से ये न्यूज में भी आया था। तो इसी से आप करेक्ट आंसर को थोड़ा सा आइडिया लगा सकते थे। ठीक है, एक्सेलेंस सिंस 1817 इज द मोटो ऑफ अ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए 1817 में ये बोला गया था कि भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें एक्सेलेंस को फॉलो किया जाएगा। ये कौन सी यूनिवर्सिटी ने कॉन्सेप्ट शुरू किया था, ये पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन एक ऐसे भी पूछा गया है कि एक्सीलेंस सिंस 1817 ये प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का एक उद्देश्य था। ठीक है, अब बताइए कि प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो ये मैंने आपको होमवर्क के लिए छोड़ दिया है। इसको चाहे गूगल पे सर्च कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। इससे क्या होगा, अब आप बोलोगे कि गूगल सर्च करके क्या फायदा। तो जब पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आएगा ना, फिर आपको याद आएगा कि गूगल सर्च किया था, कमेंट किया था, तो वो आपके दिमाग में छप जाएगा, तो आपको और आसानी हो जाएगी एग्जामिनेशन में। ठीक है, अगला सवाल है फॉरेनर्स इन चाइना विदाउट वैलिड वर्क परमिट विल बी डिपोर्टेड। चाइना में जो फॉरेनर्स हैं जो कि बिना अपने वर्क परमिट के काम कर रहे हैं उनको वापस भेज दिया जाता है। फ्यू इंडियंस एम्प्लॉयज इन बिल्डिंग इंडस्ट्री इन चाइना डू नॉट पोजेस वैलिड वर्क परमिट। तो इसमें बोला है कि इंडिया के भी कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो चाइना की किसी बिल्डिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिनके पास कोई वैलिड वर्क परमिट है ही नहीं। ठीक है, तो इससे सही स्टेटमेंट क्या ढूंढनी है, ऑल इंडियंस एंगेज्ड इन बिल्डिंग इंडस्ट्री इन चाइना विल बी डिपोर्टेड। इसमें बोला है कि बिल्डिंग इंडस्ट्री में चाइना में जितने भी इंडियन हैं उनको वापस भेज देंगे, ऐसा तो नहीं है। जिनके पास वैलिड आईडी प्रूफ होगा उनको क्यों वापस भेजेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अगला है अ फ्यू इंडियंस इन बिल्डिंग इंडस्ट्री इन चाइना विल बी डिपोर्टेड। बिल्कुल सही, यही वाली स्टेटमेंट एज इट इज लिखी है। बल्क ऑफ द इंडियंस इन चाइना विल बी डिपोर्टेड, बहुत सारे वापस भेज दिए जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है सिर्फ दो चार ही हो, बहुत सारे बल्क के तो यहाँ पर बात ही नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ही नहीं बताया कि कितने लोग काम करते हैं। अगला ऑप्शन है
इंडियन एम्प्लॉइज इन बिल्डिंग इंडस्ट्री विदाउट वर्क परमिट विल बी डिपोर्टेड फ्रॉम चाइना। ये देखिए, ये तीनों एज इट इज एक ही स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन में पेपर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कॉलेज लेवल में जो आपने पढ़ा है उससे थोड़ा हट के पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है। सो इसकी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए नोट्स एंड एमसीक्यूज हैं, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने है, ये सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं एंड ये स्टडी मटेरियल आपको एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी मदद करेगा, जो कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है। सिर्फ एक ही बार इसकी फीस देनी है। जब तक आपका एग्जाम और इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता, तब तक आप हमेशा के लिए इसका फायदा उठा सकते हो। इसको ज्वाइन करने के लिए गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं। स्वयं टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल है जिसको कि 9 जुलाई 2017 में हमारे माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्वयं में जाकर के कोई भी स्टूडेंट 9th क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कंटेंट को इजीली एक्सेस कर सकता है। अब इसके फुल फॉर्म में है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। सो ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही जवाब। इसको याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट इज द बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम इज वन विच इज अकॉर्डिंग टू। अब देखिए, एक एजुकेशनल प्रोग्राम, एक शैक्षणिक कार्यक्रम अच्छा कब माना जाता है? जब वो एक टीचर की, एक बच्चे की ज़रूरतों को समझता है कि बच्चा किस चीज़ के बारे में सर्च कर रहा है, बच्चे को किस नॉलेज की ज़रूरत है, एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे की कितनी क्षमता है, उस लेवल के हिसाब से जो पढ़ाए, वो एक बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम है। या फिर इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस तरीके से पढ़ना वो पसंद करते हैं, ये अगर आपको प्रोवाइड करवा रहा हो। ऑल ऑफ दिस अलोंग विद द नीड ऑफ द सोसाइटी, कि समाज को कैसे एजुकेशन की ज़रूरत है आगे आने वाली जनरेशन के लिए, ये भी आपको जो बताता है वो होता है एक बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा गया है कि ऊपर के तीनों ऑप्शंस भी सही हैं, जिसके साथ ये स्टेटमेंट ऐड की गई है। ओके, क्वेश्चन है फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ अ टीचर टू कम्युनिकेट द आइडियल्स एंड आइडियाज वेल टू द स्टूडेंट्स मे रिजल्ट इन। अब एज अ टीचर, अगर आप अपने विचारों, अपने आदर्शों को अच्छी तरह से स्टूडेंट्स तक पहुंचा नहीं पा रहे हो, आप उस चीज में फेल हो जाते हो, तो उसका क्या परिणाम आपको मिलेगा? ठीक है, तो ये है क्लासरूम इनडिसिप्लिन, यानी कि कक्षा में अनुशासन, रूल्स को और आपकी बात को स्टूडेंट नहीं सुनेगा। लॉस ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन द टॉपिक बीइंग टॉट एंड अंडर एस्टिमेट ऑफ द टीचर। ठीक है, यानी कि इसमें कहा है कि ऐसे अगर करोगे, आप अपनी बात अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तो स्टूडेंट्स का एक तो उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट कट जाएगा। साथ ही वो टीचर की जो है वो कम आंकना करेंगे कि टीचर को कुछ भी नहीं आता। तीसरा है इंक्रीज्ड नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन द क्लास। अब देखो, बहुत से बच्चे, खास तौर पर कॉलेज में ये चीजें ज्यादा रहती हैं, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, ना हमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, ना टीचर इंटरेस्ट के साथ पढ़ा रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं रहे, तो आपकी क्लास में बच्चे आएंगे ही नहीं। तो ये सब चीजें होती हैं तब, जब आप अपनी बात, अपना नॉलेज अच्छे से सामने वाले स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट ना कर पाओ। So correct answer है ऑप्शन नंबर डी। The 93rd Constitutional Amendment Bill 2001 provides the provision for, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो 93rd Constitutional Amendment जो थी, उसमें प्रोविजन दिया गया था किस चीज के ऊपर? वो दिया गया था कि न्यूट्रिशनल स्टेटस टू पीपल 6 years एज ग्रुप। ठीक है, थोड़ा सा ये ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गई है। 6 से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको एक अच्छा पोषण भरा खाना दिया जाएगा। पोषण की स्थिति उनकी, विद्यार्थियों की अच्छी रहनी चाहिए। फोकस ऑन गर्ल्स बिलोंगिंग टू रिजर्व्ड कैटेगरी इन डिप्रेस्ड एरियाज, उन लड़कियों पर ध्यान दिया जाएगा जो कि आरक्षित वर्ग से आती हैं और थोड़े गांव टाइप के एरिया में रहती हैं, जिनको पता नहीं होता कि एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। शिक्षा कर्मी स्कूल्स इन सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज। ठीक है, रूरल और बैकवर्ड एरियाज जो हैं, रूरल अर्बन एरिया, बैकवर्ड एरियाज जो हैं, वहां पर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को शिक्षा कर्मी स्कूल नाम का एक पोर्टल जो है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, इस चीज की सुविधा दी जाएगी। तो ये सभी इस अमेंडमेंट बिल 2020 2001 के अंदर कंसिडर किए गए थे।
अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट पेज दैट इज डिस्प्लेड ऑफ एनी वेबसाइट इज नोन एज। सो इस वेब पेज को क्या बोलते हैं? अब देखो, कोई भी वेबसाइट आप चला रहे हो, आप लोग अगर ग्लोबल ऑनलाइन की साइट पर जा रहे हो या कोई भी टॉपिक अपनी अपने एग्जामिनेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जा रहे हो, तो उसमें जो सबसे पहली वेबसाइट पर जाते जो सबसे पहली स्क्रीन आती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बैनर पेज, मास्टर पेज, होम पेज या फेस पेज? उसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं होम पेज, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो आपको बता दूं कि 2023 में जो सेट एग्जाम्स हुए थे उनके वीडियोस भी ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। एज इट इज क्वेश्चंस बाकी के स्टेट के एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। एंड 2022 हम अभी कर रहे हैं, इसके पीछे के जितने एग्जाम्स हैं 2018 के बाद के, अगर चाहते हो कि वो सीरीज भी कंटिन्यू करूं तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए। एंड सेशंस अगर पसंद आ रहे हैं तो मुझे मोटिवेट करने के लिए भी एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ harnessing renewable energy is because of the following reasons। so नवीकरणीय ऊर्जा सबको पता है एक ऐसी एनर्जी जिसको हम रीन्यू कर सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन की समस्या किस वजह से होती है? सोर्सेज आर डिफ्यूज्ड, यानी कि स्रोत जो है वो अभी डिफ्यूज हो चुके हैं। कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस, एनर्जी फ्रॉम रीन्यूएबल सोर्सेज कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि रीन्यूएबल सोर्सेज की जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में नहीं बदला जा सकता। यूनिट कॉस्ट ऑफ एनर्जी जनरेशन इज हाई, पर यूनिट जो कॉस्ट होती है इसकी जनरेशन की वो बहुत हाई है। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। एक्शन रिसर्च मीन्स, ये क्वेश्चन हमने डिटेल में बहुत बार आपने देखा होगा, पीवाईक्यू सीरीज में मैं लेकर आती हूँ क्योंकि ये लगभग हर पेपर में पूछा जाता है। एक्शन रिसर्च का मतलब होता है research initiated to solve an immediate problem। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर? आईसीटी का क्वेश्चन है। टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर का मतलब होता है अ मेथड ऑफ गिविंग करंट अवेयरनेस सर्विसेज, अ मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड दी an information mechanism of keeping the user developments informed of relevant। so ये है इसका करेक्ट आंसर। टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर्स वो होते हैं जो उपयोगकर्ता के विकास को बनाए रखने के लिए एक अनौपचारिक तंत्र प्रासंगिकता की जानकारी देते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। दो लिस्ट दी गई हैं, एक तरफ कुछ इंस्टीट्यूशंस, सॉरी, एक तरफ कुछ नाम लिखे गए हैं, दूसरी तरफ आपको बताना है कि वो किस चीज से जुड़े हैं। नलिन मेहता, नेशनल हेराल्ड, रीडर्स एडिटर या फिर आर के लक्ष्मण। ठीक है, सो डायरेक्ट आंसर पर जाते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हो, नलिन मेहता is related to behind a billion screens what television tells us about modern India। ये इन्होंने लिखा था। अगला है नेशनल हेराल्ड, सो दिस इज रिलेटेड टू नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला है रीडर्स एडिशन, इट इज रिलेटेड टू द हिंदू। और आर के लक्ष्मण इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉमन मैन। ये आर के लक्ष्मण नाम का एक टीवी सीरियल भी आता था, आई होप आपने देखा है। उसका टाइटल ही था आर के लक्ष्मण की दुनिया, स्टोरी ऑफ अ कॉमन मैन। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते थे। ठीक है, यहाँ से आप आंसर को इजीली ढूंढ सकते थे। It aims to collect, preserve, and disseminate entire intellectual output of our country and provide online access from school level to post-graduation level, including technical education। सो यहाँ पर एक ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम बताया गया है, एक लाइब्रेरी या डिपोजिटरी का नाम पूछा गया है, जिसमें कि जितने भी हमारे देश में बौद्धिक आउटपुट हैं उनको इकट्ठा करके रखा गया है। इसलिए रखा गया है ताकि आगे चलकर किसी समय में किसी और को उसकी जरूरत पड़े तो वो आसानी से उसको एक्सेस कर सके। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? NDL, दैट इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। इस क्वेश्चन का कीवर्ड ये था कि यहाँ पर बोला था एक्सेस फ्रॉम स्कूल लेवल टू पोस्ट ग्रेजुएशन, इंटेलेक्चुअल आउटपुट्स। ठीक है, ये इसके कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग 4 ग्रुप्स ऑफ द स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं, आपको बताना है कि स्टेट द ग्रुप्स विच
for which the third statement can be logically deduced using both the preceding two statements but not just from one of them. आपको ये बताना है कि देखिए, जैसे पहली स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट में एक टर्म ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। आपको कहा है कि वो आंसर आपको ढूंढने हैं जिसमें ये दोनों शुरू की दोनों स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए तीसरी कंक्लूजन के रूप में काम कर सकती है। ठीक है, तो ये पहले स्टेटमेंट में बोला गया है एक्स इज एन एक्टर, सम एक्टर्स आर प्रिटी। एक्स एक एक्टर है और कुछ एक्टर्स जो हैं वो प्रिटी होते हैं। एक्स इज प्रिटी, तो ये बोल रहा है कि एक्स प्रिटी है। सही होगा या गलत होगा? जब तक मैं आंसर बताती हूँ उससे पहले आप लोग भी एक आइडिया लगा सकते हो, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है सम मेन आर कॉप्स क्रॉप्स, ऑल क्रॉप्स आर ब्रेव, ऑल ब्रेव पीपल आर क्रॉप्स। यहाँ पे एक्चुअली क्रॉप्स नहीं होगा, कॉप्स हो सकता है मे बी। ठीक है, बट ये भी इसको स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा। तीसरा है ऑल एक्टर्स आर ब्रेव, जितने भी एक्टर्स हैं ये सभी एक्टर्स क्या हैं? ब्रेव हैं। सम मेन आर एक्टर्स, कुछ जो मेन है, ये मान लीजिए मेन है, सम मेन्स आर एक्टर्स, सम मेन्स आर नॉट एक्टर्स, सम मेन्स आर ब्रेव। बिल्कुल सही, ये बता रहा है ना आपको, सम मेन्स आर एक्टर, तो कुछ मेन्स जो है वो ब्रेव भी तो है। सो इसलिए करेक्ट आंसर सी तो है ही। और सी के साथ देखते हैं ऑल एक्टर्स आर प्रिटी, ये बोलता है ऑल एक्टर्स आर प्रिटी, एक्स इज नॉट एन एक्टर, एक्स जो है वो एक्टर नहीं है, एक्स इज नॉट प्रीटी, एक्स इज नॉट प्रीटी, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ओनली। नेक्स्ट इज द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज वी। ठीक है, 3 नंबर का एवरेज वी माना है। इफ वन ऑफ देम इज जेड, एक नंबर है जेड, एंड द अदर इज वाई, व्हाट इज द रिमेनिंग नंबर? ओके, सो 3 नंबर है, जेड वाई, उसमें से 2 नंबर है। कहा है कि उन 3 नंबर्स का जो एवरेज है वो वी आना चाहिए। सो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 3v माइनस जेड माइनस वी। इससे हम क्या कर सकते हैं? रिमेनिंग नंबर को ढूंढ सकते हैं। इस तरीके से देखिए, आपको पता है एवरेज कैसे निकाला जाता है? 3 नंबर का सम करके, जितनी उनकी वैल्यूज है डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 नंबर दिए हैं। तो एक्स वाई और तीसरा नंबर हमने एन मान लिया, डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू वी, जो कि है इसका एवरेज। अब हमने क्या कर दिया, इसको उस तरफ ले गए, 3v हो गया और बाकी चीजें एज इट इज है। देन हमें तीसरा नंबर निकालना था, तो इसके लिए फॉर्मूला है 3v माइनस जेड माइनस वाई। आर्टिफिशियल ripening of fruits can be done by a gas obtaining by reacting what? So देखिए, जो अब आपने देखा होगा कुछ केमिकल्स ऐसे आए हैं मार्केट में जो कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स को जल्दी पका देते हैं उनके समय से पहले, ताकि वो महंगे बिके मार्केट में। तो वो उसके लिए कुछ गैस यूज करते हैं। अब बोला है कि वो गैस ऑब्टेन करने के लिए किन चीजों का, किन केमिकल्स का रिएक्शन किया जाता है। सो करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बाइड एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। सो यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, आपको ढूंढना है कि इस वाले स्पेस में करेक्ट आंसर क्या होगा। सो आंसर है 121। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी आपके सामने है, तो हम देखते हैं। देखो इसमें बोला है इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स इंक्लूडिंग बी इज रिटन इन स्मॉल केस। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना था? ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों को जो जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनको अच्छे से समझना था। तो इसमें बोला है कि बी से हम शुरू कर रहे हैं, स्मॉल लेटर में बी आ जाएगा, स्मॉल लेटर में आपको बी लिख देना है, एंड रिमेनिंग लेटर्स आर कैपिटलाइज्ड। ऑल्टरनेटिव लेटर बोला है, यानी कि एक नंबर छोड़कर एक आपको बड़ा लिखना है, एक छोटा लिखना है। तो बी छोटा है तो सी बड़ा होगा, डी छोटा है तो ई बड़ा होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, then how is the last month of first half of a year is written? ठीक है, सो देखो इसमें पूछा है कि ईयर का फर्स्ट हाफ यानी कि जनवरी से जून तक फर्स्ट हाफ हो गया, लास्ट मंथ यानी कि जून हो गया। तो डायरेक्टली ये पूछा है कि बताइए ऐसे केस में आप जून को कैसे लिखोगे। तो जून को लिखने के लिए भी आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे ही ABCD लिख देना है। तो इसमें देखिए जून का जे छोटा है, जे छोटा है, यू, ठीक है, यू यहाँ पर बड़ा आएगा,
ये थोड़ा-सा इधर गड़बड़ हो चुकी है आंसर्स में। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, आपको डायरेक्टली इसी तरीके से चीज़ें लिख देनी है, ठीक है? और बताना है कि लास्ट मंथ जो है फर्स्ट हाफ का उसको कैसे लिखेंगे। सो यहाँ पर आपको पता चल रहा है जे छोटा है तो स्मॉल जे लिख दीजिए, यू इज़ कैपिटल तो कैपिटल यू, एन यहाँ पर स्मॉल है, स्मॉल एन और ई यहाँ पर कैपिटल है, सो कैपिटल ई। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है? एंड ये वाला जो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन ये है, सेम क्वेश्चन पूछा गया था किसी और साल में जिसमें कहा था फर्स्ट मंथ ऑफ सेकंड हाफ। सो सेकंड हाफ का फर्स्ट मंथ जुलाई होता है, तो आपको जुलाई ढूंढना था, जिसका आंसर ये होगा। Let us consider the following two statements. Whether the statements are true or false using the codes given below. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है 4 + 3 = 7, बिल्कुल सही है। एंड 4 × 3 = 7, तो ये तो गलत है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। सेकंड बोलता है ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, और ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। सो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल फॉल्स हैं। यहाँ पर जो ध्यान रखने योग्य चीज है वो है एंड और, ठीक है? एंड का मतलब होता है कि दोनों आपकी सही होनी चाहिए, और होता है कि दोनों में से अगर एक भी सही है तो आपकी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ 1/5, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5 ऑफ 1/5 इज व्हाट? इसको हमने डिवाइड करना है 1/5 ऑफ 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक पैराग्राफ दिया गया है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड इसके बेस पे 5 आगे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर मैं बता रही हूँ, लेकिन आपने इसको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है? अगर आपको भी चाहिए कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के पैसेजेस में आपके लिए कैसे सॉल्व करना है उसकी ट्रिक्स लेकर आऊं, तो वो भी आप मुझे बता दीजिए, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। सो ये सेकंड क्वेश्चन है इसी पैराग्राफ का, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन है, और ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है? नेक्स्ट है द एवरेज एज ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज 19 ईयर्स। 4 मेंबर्स हैं ए बी सी डी, इनकी एवरेज एज है 19 ईयर्स। इस तरीके से आफ्टर 2 years their average age will increase nearly by, so वो 10.5% तक बढ़ जाएगी आफ्टर 2 years। 2 साल में सबकी एज बढ़ जाएगी। अगर एक ए जो है वो 2 का था पहले, ये 3 का था, ये 4 का था, ये 5 का था, ठीक है? मानकर चलते हैं सबकी एज 2-2 साल बढ़ गई, तो क्या हो गया? इनकी एज 4 हो गई, इनकी 5 हो गई, इनकी 6 हो गई, इनकी 7 हो गई, तो एवरेज एज भी तो बढ़ जाएगी। तो ये कितना परसेंट बढ़ा है? ये बढ़ गया है 10.5%। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 4 कंपनी इन द ईयर 2019 इज गिवन बिलो। सो ये दिया गया है, टेबल इज नॉट क्लियर क्योंकि इमेज ही ऐसी अवेलेबल है। सो आंसर देख लीजिए, डायरेक्टली पी है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। सम ऑफ द क्रिकेटर प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर्स। 3 सर्कल है क्रिकेटर्स का, एक टेनिस प्लेयर्स का। सम टेनिस प्लेयर्स आर हॉकी प्लेयर्स। नो क्रिकेट प्लेयर इज अ हॉकी प्लेयर, ठीक है? अब देखो जब भी सम टर्म आती है ना, इसका मतलब है कि 2 सर्कल हैं तो वो आधे आधे एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है? तो अगर ये क्रिकेट प्लेयर्स हैं तो ये टेनिस प्लेयर्स होंगे। सम ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर्स, सम टेनिस प्लेयर्स आर हॉकी प्लेयर्स, तो ये हॉकी प्लेयर्स है। नो क्रिकेट प्लेयर इज हॉकी प्लेयर, तो देखिए कोई भी क्रिकेट प्लेयर हॉकी प्लेयर नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। सो ये आ गया करेक्ट आंसर। सो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। अगर चाहते हो कि बाकी के ईयर के क्वेश्चंस भी हम इसी तरीके से कवर करें, तो एक बार मुझे बता दीजिए, एंड जो ऑलरेडी अवेलेबल वीडियोस हैं, जो ईयर के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज़रूर उन सेशंस को फॉलो कीजिएगा।